वन मैं कमल कुमार अपने इस YouTube चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th में जो इंटीग्रेशन आप पढ़ते हैं उसमें मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं जिनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है और उससे रिलेटेड जो ट्रिक्स हैं विद इन 5 सेकेंड आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और उनका जो बेस है उस बेस को भी डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं, वो शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से है, कैसे फॉर्म हुई है, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि आपको वीडियो थोड़ा सा लेंथी लगे, लेकिन जब आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये लगेगा यस, हमें इनका के बारे में कुछ भी पता नहीं था लेकिन आज हमें पता चला है और इजीली और चुटकियों में आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। सबसे पहले जो मॉड एक्स है, मॉडुलस फंक्शन जो हम कहते हैं, वो क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे कि जो मॉड एक्स फंक्शन है वो हम क्या कहते हैं कि मॉड एक्स इज इक्वल टू सेम एज इट इज एक्स हो जाता है कब, अगर एक्स जो है वो मेरा पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। और मॉड एक्स की वैल्यू हम माइनस एक्स कहते हैं अगर मेरा एक्स नेगेटिव है। मींस अगर हमसे कहा जाता है कि मॉड ऑफ 5 की वैल्यू बताएं तो 5 पॉजिटिव होता है तो मॉड 5 की वैल्यू 5 ही आ जाती है। लेकिन अगर हमसे कहा जाता है मॉड ऑफ -3 की वैल्यू बताएं तो वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट कर देगा, यानी माइनस ऑफ -3 लिखना होता है, लेकिन हम डायरेक्ट इसको क्या लिख देते हैं 3। तो मॉडुलस फंक्शन जो है वो नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर देता है और उसके लिए ये जो वैल्यूज हैं उसमें हम ध्यान रखते हैं। लेकिन हम यहाँ जो इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं उसमें हम उन क्वेश्चंस को अगर ग्राफ की हेल्प से समझते हैं तो और इजीली हम उनको कर पाते हैं। तो सबसे पहले जो मॉड एक्स फंक्शन होता है, मॉड एक्स का अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो आपको पता है मॉड एक्स इक्वल टू एक्स है अगर एक्स पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है तो ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्या होती है y इज इक्वल टू एक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए, y इज इक्वल टू एक्स केवल कब है, जब x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव है मतलब ये वाला पार्ट है, इसका मतलब जो ये नेगेटिव डायरेक्शन में जो पार्ट है ये नहीं होगा मेरा, तो इसका मतलब मेरा ये वाला पार्ट हो जाता है। यानी यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन आप देख रहे हो वो मेरी क्या है, y इजिकल टू मोड एक्स वाला जो पार्ट बनता है, मतलब x पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए माइनस एक्स। मीन अगर आप इस कंप्लीट लाइन को अगर आप देखते हैं तो ये जो कंप्लीट लाइन आप देख रहे हो ये लाइन मेरी क्या होती है, y इजिकल टू माइनस एक्स। लेकिन यहां मुझे केवल नेगेटिव वैल्यूज के लिए चाहिए, x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए चाहिए, तो ये वाला पार्ट हो जाता है। मींस जो मोड x का हम ग्राफ फॉर्म करते हैं वो मोड x का ग्राफ ये होता है। और ये मेरा जीरो ओरिजिन, मतलब ओरिजिन जीरो से एक लाइन इस डायरेक्शन में, एक लाइन इस डायरेक्शन में, तो ये मेरा जो ग्राफ है वो मेरा ग्राफ किसका हो जाता है, y इजिकल टू मोड x का जो ग्राफ है वो हम ड्राइव करते हैं। लेकिन हम क्वेश्चंस जो है वो इंटीग्रेशन के सॉल्व करना चाहते हैं। तो इंटीग्रेशन में हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a mod x dx अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो वैसे डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे हुआ। लेकिन पहले अगर हम बात करें तो 0 टू a mod x dx का जो इंटीग्रल है अगर इसको सॉल्व करें तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या आएगी, जो ये लिमिट है मेरे पास a उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a mod x dx डायरेक्ट। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें पता भी होना चाहिए ये कैसे आया, कि रिजल्ट्स कैसे बने हैं, जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो कैसे बनी हैं। तो आप देख रहे हो मेरे को mod x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a। तो अगर मान लो ये मेरा 0 है और ये मेरा पॉइंट a है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a mod x का क्या मीनिंग है कि अगर मैं यहां से ये एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं तो ये जो एरिया बनता है मेरा, ये जो एरिया है, इंटीग्रल की जो वैल्यू आती है डेफिनेट इंटीग्रल में, आपको पता ही है क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल जो आप सॉल्व करते हो वो क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व वाला जो पार्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो एरिया है वो होता है मेरा आंसर। और वैसे आप देखो तो आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, ए। और आपको पता है ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी y इक्वल टू एक्स के अकॉर्डिंग ये पॉइंट भी मेरा क्या होता है, ए कोमा ए। यानी ये जो लेंथ आप देख रहे हो परपेंडिकुलर वाली लेंथ, ये भी क्या होगी ए। और ये मेरी जो फॉर्म है वो क्या है, ट्रेंगल है। और ट्रेंगल का एरिया आपको पता है, ट्रेंगल का एरिया आपको पता है क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। यानी हाफ ऑफ बेस भी ए है और हाइट भी ए है, यानी हाफ ऑफ ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर बाई 2। तो जो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए mod x dx है उसकी वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर बाई 2। ये तो हम इस वे में भी आप देख सकते हो इसको। या अगर मान लो हम ये कहते हैं इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी mod x dx, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी mod x dx कहें तो ए टू बी वाला जो पार्ट है वो क्या बनेगा मेरे पास,
ए टू बी वाला पार्ट अगर आप देखते हो, वैसे क्या बनता है ए टू बी वाला पार्ट, कि ये मान लो मेरा ए पॉइंट के लिए है, ये वाला पॉइंट मेरा बी पॉइंट के लिए है। तो अगर मैं इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी मॉड एक्स डीएक्स कहता हूं, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनता है कि ए टू बी के लिए ये जो एरिया है, मुझे ये एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं यहां जो एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूं, उसमें मैंने ए और बी पॉजिटिव लिए हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें जरूरी नहीं है ए और बी पॉजिटिव हो, ए यहां हो, बी यहां हो, ए यहां हो, बी यहां हो, तो उनके अकॉर्डिंग भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, तो उसको भी हम समझेंगे। तो लेकिन अगर मान लो मैं ये कहता हूं ए और बी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये यहां होगा एरिया। तो इसमें आप मुझे देख रहे हो, मैं हाफ ऑफ बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए स्क्वायर, यानी यहां से लेकर ये जो मेरी ट्रेंगल है, ये जो मेरी एक कंप्लीट ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का एरिया माइनस ये जो ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मुझे जो ये रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, ट्रिपीजियम के एरिया के अकॉर्डिंग भी हम बात कर सकते थे, उसके अकॉर्डिंग भी बात कर सकते थे, या हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया है उसके लिए क्या फॉर्मूला कहेंगे कि टोटल जो ट्रेंगल है, कंप्लीट ट्रेंगल, लार्ज ट्रेंगल का एरिया माइनस स्मॉल ट्रेंगल का एरिया, जो है वो इस ट्रिपीजियम का जो एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग पार्ट बन जाएगा, यानी हाफ ऑफ बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ए स्क्वायर, या मैं इसको क्या कह सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन यहां हम क्या लिख रहे हैं, बी मोड बी माइनस ए मोड ए अपॉन 2, क्योंकि ये जो फॉर्मूला हम मेंशन कर रहे हैं वो किस वे में मेंशन कर रहे हैं, ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, सबके लिए हमारा ये रिजल्ट हो जाएगा। और इसमें दूसरी बात की जो ए टू बी है, अगर हम इसको जब सॉल्व करने की बात करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स की जब बात करेंगे, तो हम यहाँ जो पार्ट है वो किस वे में सॉल्व करेंगे, उसके लिए भी मैं बात कर देता हूं कि अगर इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी मॉड एक्स डीएक्स है, अगर यहाँ मेरा क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये मॉड ऑफ दिस वैल्यू इज जीरो, और दिस वैल्यू इज जीरो का मतलब ये मेरा जीरो आ गया। अगर जीरो इस ए और बी इंटरवल के बीच में लाई करता है, जीरो इस इंटरवल ए और बी के बीच में लाई करता है, तो जीरो इस इंटरवल ए और बी के बीच में अगर लाई करेगा, ये तो मेरा किसके लिए हो गया, जीरो यहां है मेरा, जीरो यहां है, जीरो से आगे है ए और बी, उसके लिए तो मेरा ये वाला फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ये वाला पार्ट कि अगर जो क्रिटिकल पॉइंट है जीरो वो ए और बी के बिटवीन कहीं है, तो मींस मेरा ए यहां होगा, जीरो यहां है, और बी मेरा यहां होगा। तो उस केस में क्या हो जाता है, उस केस में जो एरिया होता है वो मेरा क्या होता है, यहां से लेकर, यानी दिस एरिया प्लस दिस एरिया। लेकिन हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हमें केवल क्रिटिकल पॉइंट से ध्यान रखेंगे, जैसे जीरो इन दोनों के बीच में है कहीं, चाहे इन दोनों पॉइंट्स में से भी हो तो भी चल जाएगा। बी में से इस जीरो को माइनस करूंगा, बी स्क्वायर प्लस, अगर इन दोनों के बिटवीन है तो बी स्क्वायर प्लस जीरो और ए का डिफरेंस, ए और जीरो का डिफरेंस क्या होगा, ए, उसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर अपॉन 2। यानी अगर इस टाइप का केस है तो उसमें जीरो अगर इन दोनों लिमिट्स के बिटवीन है कहीं, चाहे इन दोनों लिमिट में से हो, चाहे इन दोनों लिमिट्स के बिटवीन कहीं हो, जैसे मान लो ये मेरा -3 होता और ये मेरा 4 होता, तो जीरो जो मेरा है वो इन दोनों के बिटवीन है, तो मेरा सिंपल सा इस इंटीग्रल का आंसर क्या आ जाता, -3 to 4 mod x dx का इंटीग्रेशन अगर करते हो तो जीरो और 4 का डिफरेंस यानी 4, 4 स्क्वायर, जीरो और -3 का डिफरेंस -3, और -3 का स्क्वायर यानी 9, 9 अपॉन 2, मेरा ये आंसर आ जाता है डायरेक्ट। मींस अगर ये जीरो इन दोनों के बीच में है तो इस वे में यूज करेंगे। लेकिन अगर मान लो मेरा जीरो इन दोनों के बीच में नहीं है, इससे बाहर है, इससे बाहर है, तो क्या हो सकता है, जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन बी, तो मैं क्या करूंगा, जीरो और बी दोनों दूर है ना, तो इसका स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर क्या बनेगा, बी स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस के स्क्वायर में से इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ए, उसका स्क्वायर माइनस करूंगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2, जो ये वाला फॉर्मूला आया है वो आप इसमें यूज करेंगे। और इस फॉर्मूले का अगर हम सॉल्यूशन देखना चाहें तो इस फॉर्मूले का जो सॉल्यूशन है वो क्या बनता है, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से हम पहले विदाउट लिमिट इंटीग्रल को सॉल्व करें, विदाउट लिमिट इंटीग्रल को सॉल्व करें, इंटीग्रल ऑफ mod x dx है, तो mod x dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट ना सॉल्व करने के बजाय हम इसको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट से सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको 1 इंटू mod x लिख सकता हूँ, mod x को अगर मैं फर्स्ट फंक्शन कह दूं और 1 को मैं सेकंड फंक्शन कह दूं, तो आपको इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज,
इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी मोड x का डेरिवेटिव। और मोड x का डेरिवेटिव आपको पता है, मोड x का डेरिवेटिव क्या होता है, मोड x अपॉन x। बच्चे बच्चे को पता है कि मोड x का डेरिवेटिव क्या होता है, मोड x अपॉन x। अगर नहीं पता हो तो मोड x का डेरिवेटिव किस वे में करते हैं, मोड x अपॉन x इंटू जो यहाँ x लिख रहे हैं उसका डेरिवेटिव, यानी x का डेरिवेटिव 1 यानी मोड x अपॉन x। तो इसका मतलब जब यहाँ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते तो मोड x अपॉन x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी 1 का इंटीग्रेशन x dx, x से x कैंसिल होगा, क्या रह गया माइनस मोड x dx। और ये वही है जो क्वेश्चन में था, i इज इक्वल टू दिस। तो यानी ये जो पार्ट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, i, और माइनस आई होगा, माइनस आई राइट साइड में से लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस आई हो जाएगा, i प्लस आई 2i इज इक्वल टू x मोड x। और 2i इज इक्वल टू x मोड x, तो x इज इक्वल टू i इंटीग्रल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x मोड x। तो ये इस इंटीग्रल की वैल्यू। और जब लिमिट की बात करते, लिमिट वाला पार्ट करते, अगर लिमिट ये विदाउट लिमिट है, इनडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल में जब लिमिट की बात करते तो क्या करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसमें अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, b मोड b अपॉन 2, माइनस लोअर लिमिट करोगे तो a मोड a अपॉन 2। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकते हो, या कैसे आया तो उसको भी आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे बना। ये तो जीरो की बात कर रहे थे हम। अगर मान लो मेरे पास मोड x माइनस सी होता और क्रिटिकल पॉइंट यहां मैं बात करूं, तो क्रिटिकल पॉइंट यहां मेरा क्या हो जाएगा, मोड x माइनस सी में x माइनस सी को जीरो पुट करोगे तो x इजिकल टू सी मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। ग्राफ बनाने की बात कर रहे हैं तो x इजिकल टू सी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, तो ये मेरा c हो जाएगा यहाँ। और ग्राफ क्या हो जाएगा, ये c है ना क्रिटिकल पॉइंट, तो एक अपर साइड यहाँ इस साइड और एक यहाँ, ये जो ग्राफ है ये हमारा मोड x माइनस सी का ग्राफ हो जाता है, मोड ऑफ x माइनस सी। और हमें अगर इस इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करनी हो, इस इंटीग्रल की वैल्यू सॉल्व करनी हो, इंटीग्रल ऑफ मोड x माइनस सी dx फ्रॉम a टू b, तो इसमें हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्या कि अगर मेरा ये जो c आएगा क्रिटिकल पॉइंट, ये c जो है वो a और b के बीच में हो सकता है, c जो है वो मेरा a और b के बीच में हो सकता है। अगर मेरा c पॉइंट a और b के बीच में है तो इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट क्या कहोगे, इन दोनों का डिफरेंस का स्क्वायर, c माइनस a होल स्क्वायर प्लस c माइनस b होल स्क्वायर या b माइनस c होल स्क्वायर, एक ही बात है, अपॉन 2। अगर c जो है वो इन दोनों के बिटवीन लाई करता है। कई बार क्या होता है कि c की जो वैल्यू इस लिमिट के इक्वल आ जाती है, मान लो a और c सेम हो जाए तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, a माइनस a जीरो हो जाएगा तो उसको ऐड करने की जरूरत नहीं रहेगी, तो वो डायरेक्ट वो वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो c है वो a और b के बीच में हो या इन दोनों में से कोई एक पॉइंट हो तो ये फॉर्मूला हो जाता है। और देखना चाहें डायरेक्ट कैसे है, तो ये c जो है वो a और b के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट c है, तो यहाँ ये वाला पॉइंट a होगा और ये वाला पॉइंट b होगा। तो ये जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है आपने, मोड ऑफ x माइनस सी dx फ्रॉम a टू b, ये जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है वो a टू b लिमिट का मतलब दिस एरिया प्लस दिस एरिया, टोटल ये एरिया फाइंड आउट करना है। और इस एरिया के फाइंड आउट करने में आप देखोगे कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है, तो ये डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाती है, सी माइनस ए। और ये वाली जो डिस्टेंस आप देख रहे हो ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, बी माइनस सी। तो ये सी माइनस ए है, तो इसको भी अगर आप देखोगे तो ये भी क्या मिलेगी आपको, सी माइनस ए। ये सी माइनस ये सी बी माइनस सी है, तो ये भी आपको कितनी मिलेगी, बी माइनस सी। तो ये भी आपका एक ट्रायंगल का एरिया, ये भी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट करोगे तो ये कितना हो जाता है, हाफ ऑफ सी माइनस ए होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ सेकंड वाला क्या हो जाता है, बी माइनस सी होल स्क्वायर। लेकिन हम इसको एज ए फॉर्मूला अगर करना चाहें तो हम इसको डायरेक्ट सिंपल वे में याद कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, चुटकियों में सॉल्व होंगे, इजीली सॉल्व होंगे। तो यहां से ये वाला पार्ट था। लेकिन अगर मैं सेकंड वाले केस में कहता हूं कि c इज लेस देन a इज लेस देन b, c इज ये वाला पार्ट हो गया। अगर मेरा ये होता c इज लेस देन a इज लेस देन b, अगर ये होता c इज लेस देन a इज लेस देन b, तो ये c है, यहां a होता और ये मेरा b होता, ये c होता। तो मुझे जो ये इंटीग्रल सॉल्व करना था, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b मोड x माइनस सी dx, ये मेरा ये वाला पार्ट हो जाता है। तो इस वाले पार्ट के लिए मैं इस लार्ज ट्रायंगल का जो एरिया है, लार्ज ट्रायंगल जो बन रही है, इसका एरिया क्या बनेगा, हाफ ऑफ ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, b माइनस सी, हाफ ऑफ b माइनस सी होल स्क्वायर। लार्ज ट्रायंगल के एरिया में से ये जो स्मॉल ट्रायंगल है इसका एरिया माइनस कर देंगे, माइनस ऑफ हाफ ऑफ c माइनस ए होल स्क्वायर।
देखिए पहले वाले में मेरे पास यहाँ प्लस का साइन आता था क्योंकि सी पॉइंट ए और बी के बिटवीन था, लेकिन अगर मेरे पास सी इज लेस देन ए इज लेस देन बी है तो उस केस में मेरा क्या बन गया, इंटीग्रल इज इक्वल टू बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस, यहां मेरे पास प्लस का साइन था, इसमें क्या बन गया माइनस ए माइनस सी होल स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल सी बात है कि अगर ये जो सी जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा यहाँ पे मेरे पास, अगर ये इस लिमिट के बिटवीन है तो यहां मेरे पास प्लस साइन आएगा, डिफरेंस लेना है बस इनका, क्रिटिकल पॉइंट से जो इंटीग्रल की लिमिट है उनका डिफरेंस लेना है, उनका स्क्वायर करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए क्या है कि सी अगर ए और बी के बिटवीन है तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर सी बाहर चला गया या इस साइड बाहर चला गया, दोनों केस में बात वही है, डिफरेंस के साथ लेंगे, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, जो बड़े वाला होगा उसमें से छोटे वाला माइनस कर दोगे। इसी तरीके से इसमें से भी देखो, ये ए और सी का डिफरेंस का स्क्वायर माइनस बी और सी के डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सेम पैटर्न से आप इस फॉर्मूले को ड्राई कर सकते हो। ये केवल बेस के लिए आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला याद कर लेते हैं लेकिन बेस पे ध्यान नहीं देते कई बार, फिर इसलिए कोई क्वेश्चन ऐसा ट्रिकी आ जाता है जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। तो बेस के साथ करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, गारंटी के साथ कहता हूं आज का लेक्चर जो है आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब देखो क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 मोड 1 माइनस एक्स है, तो मोड 1 माइनस एक्स है तो आपको पता है वो मोड 1 माइनस एक्स है, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट मतलब जब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 पुट करोगे तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 1 जो है वो मुझे पता है कि ये -2 है, ये 2 है और यहां मेरा 1 होता है, मतलब -2 और 2 के बीच में 1 आ गया, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर, बीच में आ गया तो प्लस करना है, तो यानी 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 माइनस 1 1 होता है, 1 स्क्वायर यानी 1, -2 माइनस 1 -2 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5। सेम वे में यहां से आप देख रहे हो ये जो पार्ट है, यहां मेरे पास 8 था, यहां मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, सेम पैटर्न पे सोल्व करोगे, बस एक बार हमने लिखने के लिए लिख दिया यहां सेपरेट करके, लेकिन आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्या होगा, यहां मेरा क्रिटिकल पॉइंट 4 आएगा, यहां मेरा क्रिटिकल पॉइंट 7 आएगा, तो 4 इन दोनों के बीच में है, तो सीधा हमने यहां एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप क्या करोगे, 4 है तो क्या कहोगे 6 माइनस 4 2, 2 स्क्वायर 4 बीच में है तो प्लस 4 माइनस 1 3, 3 स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2, सीधा आ गया, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। 7 जो है वो 1 और 6 के बीच में नहीं है, 7 कहीं आगे जाके है, तो 7 और 1 का मैं डिफरेंस लूंगा, 7 और 1 का डिफरेंस कितना होगा 6, 6 स्क्वायर 36 माइनस, इसमें इस इंटरवल के बीच में नहीं आया, 1 और 6 के बीच में नहीं आया, तो मैंने क्या किया, इसका डिफरेंस लिया 7 और 1 का 6, उसका स्क्वायर माइनस कर दिया, उसमें पहले वाले में प्लस किया था, 7 माइनस 6 1, 1 स्क्वायर यानी 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी 9 प्लस 4 13, 13 बाई 2 प्लस 35 बाई 2, और दोनों को ऐड करोगे सॉल्व करोगे तो 24 हो जाएगा। डायरेक्ट सॉल्व करना है आपने, सेम पैटर्न से जैसे ये है, इसको आप क्या करोगे, ये वैल्यू क्या है -1, क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा जब x प्लस 1 को 0 पुट करोगे तो -1, -1 मेरा इन दोनों के बीच में कहीं नहीं है, इसका मतलब मेरा पॉइंट क्या है -1 0 और 4, और ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट था, यानी कि इसको क्रिटिकल पॉइंट समझेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि दूर वालों का डिफरेंस लेंगे, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 4 माइनस -1 यानी 5, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये मेरा 25 आ जाएगा, और फिर इसका और इसका डिफरेंस, क्रिटिकल पॉइंट से डिफरेंस लेना है, बस ये ध्यान रखना है। तो यहां इस लिख के भी 0 और 1 का -1 का डिफरेंस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन जब ये इस लिमिट के बीच में नहीं आया तो मैं यहां माइनस कर रहा हूं 1 स्क्वायर, अगर लिमिट के बीच में आ जाता तो प्लस करते, तो इसी वे में यहां से ये वाला पार्ट हो गया, यहां से मेरी लिमिट में क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 2, 2 जो है वो 0 और 4 के बीच में है, तो इस 2 का इन दोनों के डिफरेंस से स्क्वायर को ऐड कर देंगे, क्या होगा 4 माइनस 2 2 स्क्वायर, 0 माइनस 2 -2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 2। सेम वे में इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा 3, x माइनस 3 को 0 पुट करोगे तो 3, 3 भी 0 और 4 के बीच में है, तो दोनों से 0 और 4 से इसका डिफरेंस लो, उनका स्क्वायर ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 4 माइनस 3 1 स्क्वायर,
0 -3 का स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 9 डिवाइडेड बाई 2। ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी 21 कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं। वो ये करते हैं कि यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिया और सॉल्व कर दिया। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर दिया कि जी क्या आया 3/7 इन दोनों के बीच में है। लेकिन अब तक जो क्वेश्चंस हम कर रहे थे उनमें मॉड में जो x वाला टर्म था उसका x का कोफिशिएंट 1 था। जितने भी क्वेश्चंस किए हैं मॉड की टर्म में x का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन यहाँ मेरे पास x का कोफिशिएंट 7 है, 7x है। तो हमें ध्यान रखना होगा, पहले हम इसमें से 7 को कॉमन लेंगे, इसमें से हम 7 कॉमन लेंगे और 7 कॉमन लेंगे तो 7 इंटीग्रल के आउटसाइड, ये इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 मॉड ऑफ x माइनस 3/7। अब आप देख रहे हो इसका x माइनस 3/7 का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करोगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हो तो वो मेरा क्या हो जाता है 3/7। और मुझे पता है कि जो 0 और 1 के बीच में कहीं 3/7 आता है, तो बीच में आता है तो इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लेकिन साथ में उसको हमने यहाँ ये 7 से भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते तो आता तो वही 3/7, लेकिन उससे मेरा ये वाली वैल्यू आती, लेकिन उसको मुझे साथ में 7 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो इस पार्ट को आप सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 25/14। नेक्स्ट है इंटीग्रल फ्रॉम -a to a mod x dx। इंटीग्रल फ्रॉम -a to a mod x dx। तो इसमें सिंपल वे में देखें हम -a to a का मतलब क्या है कि ये आपका ग्राफ होता है। अगर ये 0 है तो ये -a पॉइंट और ये वाला पॉइंट a अगर कहें, ग्राफ थोड़ा सा अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी ये वाला एरिया क्या होगा a² 2 और ये वाला भी एरिया क्या होगा a² 2 और दोनों को ऐड करोगे तो a² हो जाएगा। मतलब इंटीग्रल फ्रॉम -a to a mod x dx तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो a²। तो इंटीग्रल फ्रॉम -4 to 4 mod x dx है तो यानी 4² यानी 60। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, अगर याद नहीं हो तो ये 0 कहोगे, क्रिटिकल पॉइंट इसका 0 कहोगे इक्वल टू 0 और 0 से इसका 0 इन दोनों के बीच में है तो 0 इन दोनों के बीच में तो इनका डिफरेंस का स्क्वायर 4² प्लस इन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर 4² अपॉन 2। ऐसे करते तो भी बात वही थी। मीन समझना है कि हाउ टू सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक देखें क्या करें हम, इंटीग्रल ऑफ, डायरेक्ट भी फॉर्मूला बता सकते थे लेकिन हम पहले ये करें इंटीग्रल ऑफ mod x रेज टू द पावर n dx को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो वही आता है। सॉल्व करना है तो वही हम लिमिट इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में इसको इनटू 1 कर दें, ये 1 ये mod x रेज टू द पावर n, ये फर्स्ट फंक्शन ये मेरा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव करोगे तो n mod x रेज टू द पावर n अपॉन x आ जाएगा इनटू 1 का इंटीग्रेशन x कैसे है वो पता ही है, देख लोगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये n आउटसाइड अगर लेते हैं तो जो इंटीग्रल हम सॉल्व करना चाहते थे वही है, यानी n टाइम्स इंटीग्रल, माइनस n टाइम्स इंटीग्रल है, लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस n टाइम्स इंटीग्रल आ जाएगा, यानी n+1 इंटू आई और n+1 से डिवाइड करोगे तो इंटीग्रल इज इक्वल टू दिस पार्ट आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो मेरा जो इंटीग्रल अगर मुझे a to b mod x रेज टू द पावर n dx कहा होता तो इंटीग्रल की वैल्यू है तो अपर लिमिट b पुट करोगे तो यानी क्या होगा b mod b रेज टू द पावर n माइनस लोअर लिमिट a पुट करते तो a mod a रेज टू द पावर n अपॉन n+1। इसको आप चाहे तो एज ए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि क्या कैसे आप इसको सोल्व करेंगे। जैसे यहां हमारे पास इवेल्युएट इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 4 mod x³ dx, x³ है, x³ है तो इसका मतलब यहां से मेरे पास n की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3, n की वैल्यू 3, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हो। देखो यहां से n की b की वैल्यू क्या पुट करोगे 4 तो क्या होगा 4 इंटू 4³ 4 अपॉन n+1, n की वैल्यू 3 है तो 3+1 4 माइनस माइनस a की वैल्यू क्या पुट करोगे -1 तो -1 मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड है, -1 के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू a का मतलब -1 और डिवाइडेड बाई 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा या इसको 4³ इंटू 4 256 अपॉन 4 कहें
ये -1 का क्यूब तो वन ही हो जाएगा, और ये -1 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +1/4, और +1/4 यानी 257/4। तो ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम सॉल्व करना चाहते थे। तो एज ए ट्रिक याद करके करें या एज यूर विश। इसी वे में ये है मेरे पास कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी x mod x dx है, तो इसका जो आता है रिजल्ट क्या आता है, b² इंटू मोड बी माइनस a² इंटू मोड ए अपॉन 3। वही सॉल्व करना चाहें तो इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए वही इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स में, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx प्लस c। तो ये जो पार्ट है यहां से एक x कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल बाई 2 बचेगा, यानी 1/2i, यानी -1/2i, -1/2i लेफ्ट साइड में जाएगा तो 1 + 1/2 यानी 3/2i हो जाएगा, और 3/2 से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। i की वैल्यू क्या होगी, इंटर mod x इंटू x² अपॉन 2। और अगर इंटीग्रल फ्रॉम a टू b होता तो अपर लिमिट पुट करते तो b mod b इंटू b² माइनस लोअर लिमिट पुट करते mod a इंटू a² अपॉन 2। तो इसको हम एज ए फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं। और ये है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 x mod x dx। इसको हमने डायरेक्ट उस वे में सॉल्व किया कि ये mod x -1 to 1 और 1 to 2 में ब्रेक किया, हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन इसको हमने -1 से 1 और 1 से 2 क्यों ब्रेक किया, क्योंकि -a to a में ये मुझे पता है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन के केस में लिमिट -a to a होता तो वो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो गया। ये क्या बचा, 1 to 2 x mod x, और 1 to 2 के बीच में mod x mod x तो क्या होता है, x होता है, मतलब x² हो गया, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पुट करोगे तो 8/3 माइनस 1 पुट करोगे तो 1/3, 8/3 माइनस 1/3 7/3 आ जाएगा। या आप चाहते तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसमें पुट करते, तो इसमें आप क्या देख रहे हो, a की वैल्यू क्या होगी -1 और b की वैल्यू क्या होगी 2, तो b की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2² 4 इंटू mod 2, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, माइनस a², a की वैल्यू क्या पुट करोगे -1, -1 का स्क्वायर 1, mod ऑफ -1, mod ऑफ -1 अगेन 1 हो जाएगा, तो 8 - 1/3 यानी 7/3। फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो इन फॉर्मूले को ध्यान रख के आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। तो इसके लिए जो मैंने अभी बताया था वही वाला पार्ट दोबारा से रिपीट किया हुआ है कि इंटीग्रल फ्रॉम -a to a x mod x अगर पूछ लिया जाए कभी भी, a यहां कुछ भी दे दे, -3 to 3, 4 -4 to 4, क्योंकि ये ओड फंक्शन है। ओड फंक्शन क्या होता है, f ऑफ -x इजिकल टू -f ऑफ x अगर हो तो वो ओड फंक्शन होता है। तो इसमें x के प्लेस पे -x पुट करके देखोगे तो f ऑफ -x जो है वो -f ऑफ x के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ओड फंक्शन है, तो ओड फंक्शन है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है, तो ये हमेशा 0 होगा। इसी वे में अगर इंटीग्रल ऑफ mod x अपॉन x कह दिया जाए, इंटीग्रल ऑफ mod x अपॉन x dx जो है वो हमेशा mod x होता है, ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि हमें पता है कि mod x का जो डेरिवेटिव होता है, mod x का डेरिवेटिव क्या होता है, mod x अपॉन x, तो mod x अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, mod x। तो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b mod x अपॉन x dx अगर कह दिया जाए तो वो मुझे पता है mod x है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो mod b माइनस mod a। जैसे ये कह दिया इंटीग्रल ऑफ mod x अपॉन x फ्रॉम लिमिट -1 to 3, तो क्या आ जाएगा, mod b माइनस mod a, mod b यानी mod 3 माइनस mod ऑफ a यानी mod ऑफ -1, mod ऑफ -1 क्या हो जाएगा 1, तो 3 - 1, 3 - 1 यानी 2। थोड़ा सा ध्यान करके करोगे तो बिल्कुल अच्छे से आप कर पाओगे और इजीली आप कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रल फ्रॉम a टू b mod ऑफ log x अपॉन x dx। इसमें अगर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ इसमें log x को अगर आप t कहते हैं तो इसका मतलब 1 अपॉन x dx जो है वो dt का काम करेगा। और कई बार बच्चों को ये लगता है कि यहाँ तो डिनोमिनेटर में mod x है, लेकिन हमें पता है कि जो log x फंक्शन होता है वो केवल तभी डिफाइंड होता है जब x पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब mod x में समझे आप इसको, या इसको आप x समझते कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो यानी ये जो क्वेश्चन है मेरा ये किस में कन्वर्ट होगा, इंटीग्रल ऑफ mod t dt, और जो लिमिट होंगी वो कहां से कहां तक होगी, a टू b थी, तो अगर x की वैल्यू a पुट करते हो तो t की वैल्यू क्या हो जाती है log a, मतलब log a टू log b। और साथ में आपको पता है mod t है,
तो क्रिटिकल पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिटिकल पॉइंट में मुझे यहां से नजर आता है टी की वैल्यू 0। क्रिटिकल पॉइंट मतलब टी इज इक्वल टू 0, और टी इज इक्वल टू 0 में हमें पता है कि जो log 1 होता है वो 0 होता है, log 1 0 होता है। तो यहाँ का मतलब इसमें अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के फॉर्म में अगर मैं देखना चाहूं तो आपको पता है कि इसमें क्रिटिकल पॉइंट वाला जो पार्ट बनता है वो log 1 बनता है। log 1 बनता है मतलब अगर मेरा 1 ए और बी के बीच में है, यानी अगर a इज लेस देन 1 इज लेस देन बी है, तो हमें पता है क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट में से इसको माइनस करते हैं, log b माइनस log 1 होल स्क्वायर करते हैं, मतलब इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, log b होल स्क्वायर, और 1 इन दोनों के बीच में है तो प्लस आता है log a होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाता है। लेकिन अगर मान लो log 1 में मेरा अगर 1 जो है वो लेस देन a होता, 1 इज लेस देन a इज लेस देन b होता, तो इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो क्या बनती है, लॉग के फॉर्म में देखेंगे तो इसका मतलब 1 और b बाद में ना, तो log b माइनस log 1 होल स्क्वायर, यानी log b होल स्क्वायर माइनस log a माइनस log 1 होल स्क्वायर, यानी log a होल स्क्वायर बाई 2 होता। और अगर मेरा a इज लेस देन b इज लेस देन 1 की फॉर्म में होता, a इज लेस देन b इज लेस देन 1 की फॉर्म में होता, तो इंटीग्रल की वैल्यू log a माइनस log 1 होल स्क्वायर की फॉर्म में होता, तो log a होल स्क्वायर माइनस log b होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको इस वे में आप ध्यान रखिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप इजीली चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ mod log x अपॉन x dx फ्रॉम e रेज टू द पावर -1 टू e स्क्वायर, e रेज टू द पावर -1, e की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो 2.718 अप्रोक्सीमेट होती है, तो e इनवर्स यानी 1 बाई ई, 1 बाई ई का मतलब लेस देन 1 हो जाएगा, और e स्क्वायर का मतलब ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, और 1 यानी लेस देन 1, 1 और 1, यानी ये पहले वाला जो ये केस है मेरा, ये वाला केस हो जाता है, यानी log b होल स्क्वायर प्लस log a होल स्क्वायर अपॉन 2। तो डायरेक्ट आप इसके लिए log b मतलब log e स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस log e रेज टू द पावर -1 होल स्क्वायर अपॉन 2। और यहां हम log वाला जो पार्ट लेते हैं जनरली ये हमारा नेचुरल log वाला केस होता है, तो पावर 2 है, ये 2 आउटसाइड आ जाएगी और log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 2 स्क्वायर यहाँ -1 आउटसाइड आएगा, log e की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 2, 4 प्लस 1 5 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वाला जो पार्ट है इस वे में ध्यान रखना, लेकिन अगर इस वे में ध्यान रख लेते हो जैसे पहले शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, आप इसको आप अपने आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट इंटीग्रल ऑफ, ये मॉड है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पता ही है क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, मतलब अगर 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाता है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो रियल लाइन है हमारी, इसमें जो ये 5.3 पॉइंट है, इससे पहले 5, 4 एंड सो ऑन, इससे पहले जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर, और सबसे बड़ा इंटीजर क्या हो जाता है 5, तो ये वैल्यू 5 आ जाती है। लेकिन अगर मेरे पास माइनस ऑफ 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता, तो मुझे पता है अगर ये मेरा -5.3 होता तो इससे पहले मुझे क्या मिलता, -6, -7, -8, तो -5.3 से छोटे जो इंटीजर्स हैं, छोटे जो नंबर्स हैं, उनमें जो सबसे बड़ा इंटीजर होता है वो क्या हो जाता है, -6। तो 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, -5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसके मॉड के साथ -2 का इंटीग्रल हमें सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपको पता है अगर x की वैल्यू -2 और 1 के बीच में, -1 के बीच में होगी, -2 और -1 के बीच में होगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, -2। -1 और 0 के बीच में अगर x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा -1। 0 और 1 के बीच में अगर x की वैल्यू है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, 0, और 1 और 2 के बीच में अगर x है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है, 1।
तो इसको आप कहां से कहां तक ब्रेक कर सकते हो, -2 to -1 प्लस -1 to 0 प्लस 0 to 1 प्लस 1 to 2। और यहां से ये वाली वैल्यू क्या आएगी, -2, ये -1, ये 0, ये 1, लेकिन साथ में मैग्नीट्यूड है तो -2 वाला पार्ट भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में। तो यानी ये 2 1 0 1, और इंटीग्रल करोगे तो x आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और ये जो इंटरवल की लेंथ है, वो इंटरवल की लेंथ सब में क्या है, 1 है। इंटरवल की लेंथ सब में 1 है, तो सब में 1 है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 + 1 + 0 + 1। ये मैंने डिटेल में इसलिए बताया, लिमिट -2 to 2 थी तो क्या आया, लोअर लिमिट से स्टार्ट हुआ, 1 1 ऐड होता गया, अपर लिमिट में 1 लेस, जो भी अपर लिमिट है उसमें 1 लेस तक। लेकिन ये तब है जब यहाँ लिमिट इंटीजर में गिवन है, नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा और चेंज हो सकता है। तो -4 3 to 4 है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में आएंगे, -3 था ना, तो 3 2 1 0 1 2 कहां तक आएगा, ये 4 है ना, तो 3 तक आएगा। अगर यहां मेरा 6 होता तो +4 + 5 भी आ जाता, पता चल गया। तो इसमें इनको ऐड करोगे तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, इंटीग्रल फ्रॉम -4 to 4, -3 to 4 अगर है तो वो मेरा क्या आएगा, 12। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटीग्रल फ्रॉम -2 to 2 mod of 1 - x² dx। -2 to 2 है और ये मुझे पता है ये मेरा इवन फंक्शन है, f of -x, f of -x जो है वो f of x के इक्वल हो। तो जो -a to a लिमिट होती है उसको हम 2 times 0 to a में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 2 times 0 to 2 mod of 1 - x² dx हो जाएगा। और 0 to 2 में मुझे पता है इसको अगर मैं 0 to 1 और 1 to 2 में ब्रेक करता हूं, तो अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो 1 - x² पॉजिटिव होता है, तो उसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। और 1 to 2 के बीच में अगर x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करती है तो 1 - x² नेगेटिव होता है, तो मोड का साइन है तो उसको हमने -1 - x² dx कर दिया। अब तो सिंपल क्वेश्चन है, 1 का इंटीग्रेशन x² का इंटीग्रेशन x²/2, x² का इंटीग्रेशन x³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसीलिए माइनस ये 2 इंटू -1 था तो -2, वही 1 का x² का x³/3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा, 4। लाइक तो बनता है। देखिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n पाई mod sin x dx है, इसको सोल्व करें, या इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n पाई mod cos n x dx सोल्व करें। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2n। आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रखते हो 2n, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमें बेस के साथ अगर हम काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली, और इससे रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन देखेंगे वो और गजब होंगे, बड़े मजा आएगा। और बिल्कुल बेस क्लियर के साथ करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपका कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए देखें ये जो पार्ट बनता है, फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है, तो इसके लिए देखें हमें पता है कि अगर कोई फंक्शन है f x और उसका पीरियड t है, f x इज ए फंक्शन ऑफ पीरियड t, इसका मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ पीरियड t का मतलब क्या होता है, अगर मैं f of x plus t की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो वो f of x के इक्वल होगी, और t जो है वो हम स्मॉलेस्ट वैल्यू कहते हैं। तो इसी वे में यहां से आप जानते हो कि sin x अगर फंक्शन कहते हो sin x, तो sin x जो फंक्शन है उसका पीरियड होता क्या है, 2 पाई होता है sin x का। लेकिन अगर मोड sin x की बात करते हो आप, मोड sin x, तो उस फंक्शन का पीरियड क्या होता है, पाई। सिमिलरली मोड cos x का भी पीरियड क्या होता है, पाई। मैं पीरियड पाई की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब मुझे ये 0 to n पाई है। अब मुझे पता है कि मोड sin x और मोड x cos x का पीरियड पाई है, तो इसका मतलब मैं 0 to n पाई है ना, ये n है, इस n को मैं आउटसाइड ले पाऊंगा, n इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई मोड sin x dx हो जाएगा मेरे पास, ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि बाई दिस रिजल्ट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to n t f x dx अगर है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, n टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to t f x dx, इस रिजल्ट की हेल्प से। और इसके बाद अब मुझे केवल ये पूरा नहीं सोल्व करना, मुझे केवल 0 to पाई मोड sin x dx सोल्व करना है, 0 to पाई मोड x dx सोल्व करना है। और मुझे पता है 0 से पाई के बीच में sin x की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो मोड sin x कहो या sin x कहो, एक ही बात होगी।
साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट पाई माइनस जीरो, अपर लिमिट पुट करोगे पाई माइनस कोस पाई माइनस को माइनस माइनस प्लस कोस जीरो, कोस पाई की वैल्यू -1 होती है, कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2, यानी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई मॉड साइन एक्स को उसकी वैल्यू क्या होती है 2। सिमिलरली अगर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई मॉड cos x dx अगर सॉल्व करते हैं ना, तो ये वैल्यू भी आपको क्या ये वैल्यू भी आपको क्या मिलती, 2 के इक्वल मिलती। तो वही 0 टू n पाई मॉड sin x dx है, तो n आउटसाइड आ जाएगा, ये वाला पार्ट n इंटू 2 यानी 2 है। डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए जनरली ये जो पार्ट बनता है अगर ग्राफिकली आप देखें तो उसमें आप देखें क्या पार्ट बनता है, ये मेरा मोड साइन एक्स का ग्राफ है, ये हमारा मोड कोस एक्स का ग्राफ है। लेकिन अगर आप केवल साइन एक्स की बात करते हैं, ये तो मोड साइन एक्स है, अगर सिंपल साइन एक्स की बात करते तो सिंपल साइन एक्स में आपको पता है कि ये लाइन ये ऐसे जाता है ग्राफ, ये फिर ये फिर ये फिर ऐसे, इसी वे में यहां से। लेकिन जब मोड करते हैं, मोड साइन एक्स करते हैं, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, ये मेरा बेस बिल्कुल ऊपर बन जाता है, इसी वे में यहाँ जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है ये ऊपर बन जाता है। तो यानी अगर आप मोड साइन एक्स का ग्राफ देखते हो, मोड साइन एक्स का ग्राफ ये बनता है, यहां यहां यहां, और आप देख रहे हो सिमिट्री है, देखो यहां से लेकर यहां फिर यहां एंड सो। और इसी वे में अगर आप यहां से देखो, अगर मैं यहां से लाइन π/2 के लिए भी ड्रॉ करता हूं, तो 0 टू π/2 और π/2 से 1 के लिए ग्राफ की शेप अलग जा रही है, लेकिन जितना ये एरिया है मेरा उतना ही ये वाला एरिया भी है। और टोटल एरिया ये 0 टू पाई के लिए, 0 टू पाई के लिए ये जो टोटल एरिया है मेरा 0 टू पाई, ये वाला जो है ये मेरा टोटल एरिया हमने क्या कहा है 2 है, टोटल एरिया 2 है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक की अगर हम बात करते तो ये वाला जो एरिया है मेरा, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई मोड साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू 2 है, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/2 मोड साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो वो भी हम ध्यान रख सकते हैं। सेम पैटर्न पे जो ये ग्राफ आपका है मोड साइन एक्स का, इसी वे में मोड कोस एक्स की बात करें, लेकिन उससे पहले कोस एक्स की बात करते, तो कोस एक्स का ग्राफ यहां से स्टार्ट होता है, यहां से कोस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये फिर ये फिर ये फिर ऐसे, और इसी वे में यहां से ये ऐसे फिर सॉरी ये ऐसे जाता। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है, जब मोड कोस एक्स की बात करते हो तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये भी ऊपर आ जाता है, ये नेगेटिव वाला पार्ट ये भी ऊपर आ जाता है। तो ये मेरा जो ग्राफ बनता है, ये वाला ग्राफ किसका है मोड कोस एक्स। साइन एक्स में यहां 0 से स्टार्ट हुआ था, 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो 0 है, 0 से ऐसे। लेकिन कोस एक्स वाले में 0 पे कोस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो ये 0 और ये π/2 ये ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम वाली वैल्यू भी 1 है, इसमें भी उसमें भी 1 है। सेम जो एरिया यहां है वही एरिया यहां है, सेम पैटर्न पे। लेकिन इसमें आप ध्यान दें, ये जो पार्ट है ग्राफ जो है उसको ध्यान रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसमें भी पार्ट वही बनेगा। देखो ये जो टोटल पार्ट है ये 2 है, लेकिन यहां से इसका पार्ट करते हैं तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम नजर आ रहा है। तो 0 टू π/2 मोड कोस एक्स डीएक्स की वैल्यू कहोगे तो वो भी 1 होगी। इसमें मोड 0 से π/2 वाले पे क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि आगे जब हम डिस्कस करेंगे ना उसमें ट्रिकी पॉइंट आएगा, उसमें 0 से पाई के लिए जो वैल्यू होगी 0 से π/2 के लिए हाफ नहीं होगी, लेकिन मोड साइन एक्स और मोड कोस एक्स की बात करते हैं तो उसमें वो वाली वैल्यू हो जाती है। तो ये आप इसको ध्यान रख सकते हो। अब अगर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व करने की बात आती है तो देखो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 30 पाई मोड साइन एक्स डीएक्स है, 30 है, 30 आउटसाइड होता, तो 0 से पाई वाले वैल्यू हमें पता क्या थी 2, तो सीधा 0 टू 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 इंटू 2 यानी 60, डायरेक्ट लिख सकते हो। 0 टू 42 पाई मोड कॉस एक्स डीएक्स है, तो क्या हो जाएगा 42 आउटसाइड होता तो 0 टू पाई होता यानी 2, 42 इंटू 2 42 इंटू 2 84 आ जाएगी। सेम वे में अगर ये हो इंटीग्रल ऑफ मोड साइन एक्स डीएक्स पाई टू 50 पाई, तो पाई टू 55 पाई है, एक एक पाई इनमें से कम कर दें सिमेट्री से, तो क्या हो जाएगा ये 0 टू 49 पाई मोड साइन एक्स डीएक्स हो जाएगा। तो शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो यहां से 0 से 49 पाई हो जाएगा, और 49 इंटू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई यानी 49 इंटू 2 49 इंटू 2 98। डायरेक्ट भी कर सकते हो, या इसको अगर किसी को डाउट होता तो ऐसे नहीं करना तो इसको क्या लिख सकते थे 0 टू 50 पाई मॉड साइन एक्स डीएक्स माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई
मॉड साइन एक्स डी एक्स, ऐसे भी कर सकते थे। अब 50 पाई वाला पार्ट है, 50 पाई वाला पार्ट है यानी 50 इंटू टू, 50 इंटू टू कितना हो जाएगा 100 माइनस 2 यानी 98 एज योर विश। लेकिन पहले वाली जो बात बताई हुई है वो ज्यादा अच्छी है, उसको ध्यान रखें। अब नेक्स्ट है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 16 पाई मोड साइन एक्स प्लस मोड कोस एक्स डीएक्स। तो आपको पता प्लस का साइन है तो इसका अलग से इंटीग्रल प्लस इसका अलग से इंटीग्रल। तो इसका जब होता तो क्या होता 16 इंटू टू 32, इसका जब करते तो 16 इंटू टू 32, तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 2 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 यानी 32 प्लस 32 यानी 64। तो ये आंसर आ जाएगा। इसी वे में 0 टू 75 पाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2x है। थोड़ा सा बस कर दिया, ये जो है मेरा 1 माइनस कोस 2x है। 1 माइनस कोस 2x क्या होता है 2 साइन स्क्वायर x और इसका स्क्वायर रूट होता है। तो 2 साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट में से रूट 2 आउटसाइड आ जाता और साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में साइन स्क्वायर x का स्क्वायर रूट साइन x लिख देते हैं, बड़े पछताते हैं। क्योंकि मोड एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर है तो वो मेरा होता है मोड एक्स, क्योंकि जो भी हमारा रियल नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है। तो मोड साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट क्या होगा मोड साइन एक्स डीएक्स। और अब तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, रूट 2 बाहर चला गया, ये 75 पाई है तो 75 इंटू टू 150 और साथ में रूट 2 भी है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 150 रूट 2। लेकिन अब ये आगे जो बात कर रहे हैं वो और अच्छी बात है। ये वैसे मैंने जो वैल्यूज लिखी हैं वो केवल आपको ध्यान रखने के लिए है, लेकिन जब शॉर्ट ट्रिक की बात आती है तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे अगर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 12, पाई बाई 12 आपको पता है 15 डिग्री होता है, मोड साइन एक्स डीएक्स होता है। तो 0 टू पाई बाई 12 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो मोड साइन एक्स को आप क्या लिख सकते थे सिंपल साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 यानी 1 माइनस कोस पाई बाई 12। और कोस पाई बाई 12 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, कोस 15 डिग्री का हो या ये जो वैल्यू होती है साइन 75 डिग्री। कोस 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री की वैल्यू सेम होती है रूट 6 प्लस रूट 2 अपॉन 4। या यहां से देखो मुझे क्या पता चला, अगर मेरा ये ए होता इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए तो ये मेरा क्या आया 1 माइनस कोस ए। 0 से पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, 1 माइनस कॉस 60 डिग्री। 0 से पाई बाई 4 45 डिग्री यानी क्या आया 1 माइनस कोस 45 डिग्री। 0 टू 60 डिग्री में 1 माइनस कोस 60 डिग्री। फिर यहां मेरा क्या है 75 डिग्री, 0 टू 75 डिग्री में 1 माइनस कोस 75 डिग्री, ये मेरी कोस 75 डिग्री की वैल्यू होती है। कोस 15 में यहां प्लस साइन होता है, कोस 75 में यहां माइनस साइन होता है। ये सब डेरिवेशन, लेकिन हमें याद ये वाला फॉर्मूला रखना है क्या इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए मोड साइन एक्स डीएक्स, इसी डेरिवेशन से है क्या है 1 माइनस कोस ए, अगर ए की वैल्यू 0 और पाई के बीच में लाई करती है तो ये ध्यान रखना है, एंगल जो ए है वो 0 और पाई के बीच में लाई करता है तो सीधा इंटीग्रल क्या कह दोगे 1 माइनस कोस ए। ये डायरेक्ट कहने से हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक्स में देखो इजीली हम इसको सॉल्व कर पाएंगे कैसे, वो देखें। अब जैसे मेरे को इंटीग्रल ये दे दिया 0 टू 22 पाई बाई 3 मोड साइन एक्स डीएक्स, तो 22 पाई बाई 3 है, पाई का मल्टीपल होता है इंटीग्रल मल्टीपल, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन यहाँ रैशनल नंबर बन गया 22 बाई 3, तो मुझे पता है कि जो 22 बाई 3 पाई है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 पाई प्लस पाई बाई 3, 7 पाई प्लस पाई बाई 3। अब मैं चाहूँ तो डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, लेकिन एक बार देखो हम क्या लिख रहे हैं इसको, जो ये था इंटीग्रल, एक तो ये 7 पाई था तो यानी मैं चाहता तो इसको इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 7 पाई कहता ना, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 7 पाई मोड साइन एक्स डीएक्स वाला जो पार्ट कहता तो उसकी वैल्यू तो डायरेक्ट क्या आ जाएगी 7 इंटू 2, फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई 3 मोड साइन एक्स डीएक्स। ये जो पार्ट लिखा है ये डायरेक्ट बाई सिमेट्री होता है, हालांकि यहाँ जो पार्ट आता मेरा, यहाँ ये जो पार्ट आता वो मेरा प्लस क्या आना चाहिए था इंटीग्रल फ्रॉम 7 पाई टू 7 पाई प्लस पाई बाई 3 मोड साइन एक्स डीएक्स आना चाहिए था। लेकिन ड्यू टू सिमेट्री ये वैल्यू को या ये को मतलब दोनों लिमिट में से 7 पाई माइनस कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख दिया।
और ये 7 इंटू 2 14, और यहाँ से इसको अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया है 1 माइनस कोस ए। तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए मोड साइन एक्स डीएक्स क्या होता है 1 माइनस कोस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 3, और कोस पाई बाई 3 क्या होता है 1/2। तो 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, यानी 14 प्लस 1/2 यानी 29/2। ये ऐसे सॉल्व किया। लेकिन अगर चाहते ना तो मुझे ये पता चल गया था ये आ गया, मैं डायरेक्ट क्या करता 7 पाई का मतलब तो 14 हो गया, प्लस कोस पाई का मतलब डायरेक्ट 1 माइनस कोस पाई बाई एल ए कोस साइन ए मोड साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या 1 माइनस कोस ए, जीरो से पाई लिमिट के लिए 0 से पाई बाई 3 है, तो 1 माइनस कोस अल्फा या कोस ए, तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो। इसी वे में अगर ये लिमिट होती इंटीग्रल फ्रॉम 3 पाई बाई 4 टू 22 पाई बाई 3 मोड साइन एक्स डीएक्स, तो इसको आपको पता क्या कर सकते हो 3 पाई बाई 4 से है ना, तो इसको 0 से 22 पाई बाई 3 लोअर लिमिट के लिए माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3 पाई बाई 4 मोड साइन एक्स डीएक्स। अब ये वाला पार्ट तो अभी हमने सॉल्व किया ही है, ये वाला पार्ट तो ही हो गया। अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, माइनस क्या होगा 1 माइनस कोस 3 पाई बाई 4, 1 माइनस कोस ए, ये जो इंटीग्रल है इसकी वैल्यू क्या होगी 1 माइनस कोस ए, तो 1 माइनस कोस ए कोस 3 पाई बाई 4 सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस नेगेटिव माइनस 1/√2 और माइनस माइनस प्लस 1/√2, तो ये 29/2 माइनस हो 1 प्लस 1/√2 आ जाएगा। कहीं कहेगी जी माइनस आना था प्लस क्यों आ गया, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो प्लस आ गई। सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रहे अगर मोड साइन एक्स का इंटीग्रेशन था तो 1 माइनस कोस ए था, लेकिन मोड कोस एक्स के केस में आप देखेंगे क्या होगा। अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जीरो, ये हमें पता ही है फॉर्मूला, 0 टू 89/89 पाई बाई 4 है, यानी 88 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 22 पाई प्लस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करना चाहता हूं, तो 22 पाई के लिए तो मेरा आंसर क्या हो जाता है 22 इंटू 2, डायरेक्ट चाहता तो 44 भी लिख सकता था, प्लस यहां से इसके लिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस पाई बाई 4, यानी 44 प्लस 1 45 माइनस कोस पाई बाई 4 यानी माइनस 1/2। डायरेक्ट करो सोल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट मोड कोस एक्स का जो इंटीग्रेशन है उसमें हमें थोड़ा सा चेंज आता है, क्यों आता है वो भी आप लॉजिकली देखेंगे। देखें अगर इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 15 डिग्री होता मोड कोस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मोड कोस एक्स पॉजिटिव होता है, तो मोड कोस एक्स लिखो, या इसको मैं कोस एक्स लिख सकता था। और कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, साइन एक्स 0 टू ए या 15 डिग्री, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां करते हो ना, तो माइनस लोअर लिमिट तो साइन 0 0 हो जाता है, यानी साइन 15 डिग्री आ गया, साइन 15 डिग्री। 0 से 15 डिग्री था तो साइन 15 डिग्री आ गया। 0 से पाई बाई 4 है तो सॉल्व करोगे तो साइन पाई बाई 4 आ जाएगा। 0 से 5 पाई बाई 12 है, सॉल्व करोगे तो साइन 5 पाई बाई 12 आ जाएगा, यानी 0 से ए अगर है तो ए आ जाएगा, लेकिन केवल 90 डिग्री तक आता है, केवल 90 डिग्री तक आता है। ये ए की वैल्यू अगर 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो ये है। क्यों है, क्योंकि आपको पता है कोस एक्स का, ध्यान दें कोस एक्स की बात कर रहा हूं मैं, कोस एक्स का ग्राफ ऐसे जाता है, यानी ये 0, ये पाई बाई 2, पाई बाई 2 से ये जो पाई वाला जो पार्ट होता है ये नेगेटिव होता है, पाई बाई 2 से आगे नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन जब मोड कोस एक्स कहते हैं तो वो ऊपर चला जाता है मोड कोस एक्स में। लेकिन हम जब इसको सोल्व करेंगे 0 से 2 पाई बाई 3 यानी 120 डिग्री, 0 से 120 डिग्री, तो उसके लिए क्या होता है 0 टू पाई बाई 2, मैंने इसको किसमें कन्वर्ट किया 0 टू पाई बाई 2 मोड कोस एक्स डीएक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाई 2 टू 3 पाई बाई 2 मोड कोस एक्स डीएक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो पॉजिटिव का ही काम करेगा कोस एक्स, और यहां मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स नेगेटिव होता है तो ये माइनस कोस एक्स हो जाता है। और ये जो इंटीग्रल है 0 से पाई बाई 2 वाला पार्ट, इसको सोल्व करो, या हमें पता है इसकी वैल्यू तो 1 होती है, 0 से पाई बाई 2 वाले पार्ट के लिए 1 होती है, या तो सोल्व कर सकते हो। फिर माइनस साइन के साथ माइनस इसका इंटीग्रेशन, माइनस साइन है कोस एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो साइन 2 पाई बाई 3 माइनस साइन पाई बाई 2 होगा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है 1, 1, और माइनस का 1 है, माइनस माइनस प्लस 1 यानी 2, यानी 2 माइनस साइन 2 पाई बाई 3, और साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू
√3/2 आप सॉल्व करके लिख सकते हो, लेकिन मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं है साइन 2π/3 की वैल्यू क्या है। मेरा इंटरेस्ट क्या है कि यहां मेरा 90 डिग्री से ग्रेटर था ना, जब तक 90 डिग्री से लेस था तो साइन ए आ रहा था आंसर, साइन 15, साइन 45। लेकिन जैसे 90 डिग्री से आगे गया 2 माइनस साइन ए आ गया। 120 डिग्री था तो 2 माइनस साइन 120 डिग्री, 135 डिग्री होता तो 2 माइनस साइन 135 डिग्री आता। यानी मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाता है। कोस के केस में 0 से π/2 और π/2 से आगे अलग है, लेकिन जब साइन की बात थी, साइन में मेरा 0 से पाई के लिए ऊपर ही बन रहा था, 0 से पाई के लिए साइन एक्स का ग्राफ ऊपर ही था, तो वो सारी लिमिट के लिए मोड साइन एक्स डीएक्स है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a में 1 माइनस कोस ए क्यों हो गया, ए की वैल्यू 0 से पाई के बीच के लिए। लेकिन इसमें मेरा ग्राफ चेंज हो गया ना, तो इसके अकॉर्डिंग मैं मोड कोस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो है फ्रॉम 0 टू a साइन ए कहूंगा, कब, जब a की वैल्यू 0 और π/2 के बीच में है, और अगर ये a ग्रेटर देन π/2 आ गया, तो 2 माइनस साइन ए की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में लाई जाती है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। जैसे ये बातें आपको बताई है उसी के अकॉर्डिंग इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 9π/4 मोड कोस एक्स डीएक्स है, आपने सोल्व करना है, तो पता चल गया। 9π/4 को क्या कह सकते हो, 2π प्लस π/4। तो मैं चाहूं तो डायरेक्ट लिख सकता था 2π के लिए 2 इंटू 2 4 प्लस π/4 लेस देन 90 डिग्री है, लेस देन 90 डिग्री के लिए सीधा साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मतलब 1/√2, 4 प्लस 1/√2, या इसको 2π वाले पार्ट अलग, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू π/4, 0 टू π/4 मोड कोस एक्स डीएक्स, इस वे में सॉल्व करो, या सीधा 0 से π/2 में अगर कोई एंगल है तो सीधा साइन ए आंसर आएगा, और π/2 से आगे है तो 2 माइनस साइन ए आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 टू 58 π/3, 58 π/3, 58 में से 57 3 से डिवाइड होता है तो 19, मतलब 19 पाई प्लस π/3 हो जाता है, 19 पाई प्लस π/3। तो इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हुए क्या लिखोगे आंसर, 19 पाई के अकॉर्डिंग तो 19 इंटू 2, 19 इंटू 2 प्लस लेस देन 90 डिग्री है तो साइन π/3, साइन π/3 क्या होता है 60 डिग्री, यानी 19 इंटू 2 38 प्लस साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, कर सकते हो। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बच्चे इसमें शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में कई बार गड़बड़ कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, लेकिन अगर मैं पहले साइन एक्स प्लस कोस एक्स की बात करूं विदाउट मोड, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ आपका इस वे में बनता है, जैसे ये 0 है मेरा, तो साइन 0 प्लस कोस 0 क्या होता है 1, 0 1, ये पॉइंट आ जाता है। π/4 पे अगर हम देखें, यहां से ये जो पार्ट है π/4 पे अगर आप देखें, साइन π/4 प्लस कोस π/4 यानी 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 क्या होता है √2, यानी π/4 √2। लेकिन इस ग्राफ से पहले एक बार मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूं, तो जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको आप √2 साइन एक्स माइनस एक्स प्लस π/4, √2 साइन एक्स प्लस π/4 लिख सकते हो। यानी ये मेरा जो फंक्शन है ये साइन का ही काम कर रहा है। साइन एक्स की वैल्यू जैसे पॉजिटिव की बात करूं तो 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो √2 से मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये √2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट होगा वो √2 तक चलेगा और ग्राफ वही हो जाएगा। लेकिन साइन एक्स होता तो 0 से स्टार्ट होके चलता, लेकिन ये 0 प्लस π/4 हो गया, तो यानी π/4 से स्टार्ट हुआ, फिर 3π/4 3π/4 एंड सो ऑन, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ ऐसे जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज लिखी हुई हैं सारी। पाई की एक्स की वैल्यू पाई पुट करते हो तो -1 आ जाएगा, 5π/4 पुट करते हो तो 5π/4 माइनस √2 आ जाएगा एंड सो ऑन। लेकिन ये तो है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, लेकिन अगर मैं मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स की बात करता हूं तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये नेगेटिव वाला जो पार्ट है ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ये मेरा मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ हो जाता है। ये जो ग्राफ है ये मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ग्राफ हो जाता है। और आप देख रहे हो है उसी वे में,
है उसी वे में। लेकिन ध्यान रहे, जैसे मैंने कहा था ना, जीरो से पाई है, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने जब जीरो से पाई बाई टू था तो उसके लिए वैल्यू 1 कह दी थी। भाई अगर इसकी जो वैल्यू आपने सोल्व की, इसकी जो वैल्यू सोल्व करेंगे हम, 2√2 आएगी जीरो से पाई के लिए। तो जीरो से पाई बाई टू मॉड साइन एक्स प्लस कोस एक्स की बात करें तो इसको मैं हाफ नहीं कर रहा, हाफ करके ये नहीं कह रहा कि √2 आ जाएगी, क्योंकि अगर √2 कहती तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों नहीं हो रही इस केस में? क्योंकि जीरो से पाई बाई टू, ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, तो जीरो से पाई बाई टू की बात करते तो वो ये एरिया बनता था। उसमें मेरा क्या आता था, उसमें मेरा क्या आता था, ये ग्राफ ऐसे होने से जीरो से पाई बाई टू, यहां ये जीरो था, ये पाई था, तो जीरो से पाई बाई टू और पाई बाई टू से पाई के लिए सेम बात थी, तो उसमें वो हाफ हो रहा था। लेकिन इसमें आप डायरेक्ट हाफ नहीं करेंगे जीरो से पाई बाई टू के लिए। पाई पीरियड है, जैसे उस फंक्शन का पीरियड पाई था, वैसे ही ये जो मॉड साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, इस फंक्शन का भी पीरियड पाई है। क्यों है पीरियड पाई? क्योंकि इसको इस वे में लिखोगे तो ये साइन एक्स फंक्शन की फॉर्म में आ गया, और मोड की बात करोगे तो साइन एक्स की बात करते तो पीरियड 2 पाई होता है, लेकिन मोड साइन एक्स की बात, मोड ऑफ दिस की बात करता हूं तो उसका पीरियड पाई हो जाता है। मतलब ये पाई का गैप आएगा, पाई पाई पाई, और सेम पैटर्न पे हमारा ग्राफ बनेगा। तो इसमें आप यहां से भी देख सकते हो कि ये जो जीरो से 3 पाई बाई 4 है, यहां से अगर मैं इस पार्ट को हटाता हूं, ये मेरा था 3 पाई बाई 4 और 0। अगर मैं x की वैल्यू, यहां से देखो आप, अगर मैं x की वैल्यू 0 से 3 पाई बाई 4 लेता हूं तो ये वाली वैल्यू मेरी पॉजिटिव है। साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज पॉजिटिव अगर x जो है वो 0 से 3 पाई बाई 4 के बीच में। उससे भी समझाएंगे, ग्राफ से बात कर रहा हूं अभी मैं। और 3 पाई बाई 4 से पाई के लिए, यहां से अगर हम देखते केवल विदाउट मोड की बात कर रहे हैं, विदाउट मोड की, तो 3 पाई बाई 4 से पाई की बात करता तो वहां मेरी नेगेटिव वैल्यू है। तो 3 पाई बाई 4 से पाई की वैल्यू बात करता हूं तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। लेकिन जब मोड की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव में चला जाएगा। हमने यहाँ इसको ब्रेक जो करना है, ये जो इंटरवल है 0 से पाई, इसको जो ब्रेक करना है उसके लिए मेरा ये जो अंदर वाला पार्ट है, ये किसके लिए पॉजिटिव और किसके लिए नेगेटिव है वो देखना होता है। तो एक तो मेरा, मैंने यहाँ ग्राफ से देख लिया, एक मुझे यहाँ से ये पता चल जाता है कि ये वैल्यू √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 है, तो एक्स प्लस पाई बाई 4 है, तो मुझे पता है साइन थीटा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। लेकिन यहाँ प्लस पाई बाई 4 होने से ये 3 पाई बाई 4 तक, अगर एक्स की वैल्यू ये लेता हूं तो ये 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 यानी 2, ये 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई हो जाता है, मतलब यहां तक पॉजिटिव रहेगा और इससे आगे नेगेटिव हो जाएगा। इस वे में भी देख सकते हो। या हमें पता है कि मैं अगर साइन एक्स प्लस कोस एक्स को 0 कहता हूं तो कोस एक्स राइट साइड में जाएगा तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स यानी टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, और टेंजेंट एक्स की वैल्यू -1 मतलब एक्स की वैल्यू 3 पाई बाई 4, मतलब क्रिटिकल पॉइंट 3 पाई बाई 4 मिल गया। मतलब 3 पाई बाई 4 से पहले पॉजिटिव, 3 पाई बाई 4 के बाद नेगेटिव वाला पार्ट। तो उस वे में हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 0 से पाई के लिए मुझे पता चल जाएगा ना, तो वही सेम वे में मुझे पता है इस फंक्शन का पीरियड पाई है, तो यहाँ 0 से 70 पाई होगा ना, तो 70 टाइम्स ये वैल्यू आ जाएगी। बस इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। तो हमें ये जो इंटरवल था 0 से पाई, इसको हमने किसमें ब्रेक कर दिया, 0 टू 3 पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 टू पाई। 0 टू 3 पाई बाई 4 के लिए ये पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज लिख दिया, 3 पाई बाई 4 से 4 के लिए ये वाला पार्ट नेगेटिव था तो माइनस साइन के साथ लिख दिया। और अब तो आपको पता ही है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स का साइन एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वही सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2√2। तो ये जो इंटीग्रल है, यानी इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये वाला जो एरिया, ये यहां से लेकर यहां तक कह लो, ये वाला एरिया कह लो, या ये वाला एरिया कह लो, या ये वाला एरिया कह लो, ये एरिया मेरा कितना होगा 2√2। तो मुझे पता चल गया, जैसे पहले मेरा 2 आया था मोड साइन एक्स के केस में, तो मैं उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था, इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2√2 से। कोई भी क्वेश्चन दे दे उसको हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा और हम इसमें उसी वे में अगर फॉर्मूला ड्राइव करना चाहें तो इसके लिए देखें, यहां से जो पार्ट है मोड 0 टू a मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx के लिए, अगर यहां से ये वैल्यू मुझे पता थी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को मैं √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, तो ये जो इंटीग्रल है मैं इन इंटीग्रल्स को सोल्व नहीं कर रहा। ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है ना, ये बस आपकी नॉलेज के लिए, अगर कोई डायरेक्ट वैल्यू याद करके लिखना चाहे तो डायरेक्ट वैल्यू याद करके लिख सकता है। मैं एडवाइस नहीं देता कि ये याद रखो, आप इस चीज को याद रखो।
देखें 0 to 3 पाई बाई 4, अगर a की वैल्यू 0 to 3 पाई बाई 4 है तो ये जो इंटरवल है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कोस ए प्लस साइन। कैसे है, इससे भी आप देख सकते थे, यहां से ये देखो, ये जो था, अगर मेरा यहां से ए ये होता तो ये वाला पार्ट होता, 0 to a लिमिट होती, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करते तो माइनस कोस ए प्लस साइन ए, माइनस अपर लिमिट लो माइनस लोअर लिमिट करते माइनस माइनस प्लस हो जाता +1। तो 1 माइनस कोस ए प्लस साइन ए इसी से आया है, कोई अलग से नया फॉर्मूला नहीं लेके आए, इसी का कट पेस्ट है। वहां से अगर मेरी देखो, इसमें मेरी 0 से 3 पाई बाई 4 क्यों ली है, 0 से 3 पाई बाई 4 क्यों ली है, क्योंकि 0 से 3 पाई बाई 4 के लिए अलग है पॉजिटिव, हमेशा यहां से नेगेटिव था तो इसके लिए चेंज हो जाएगा। जैसे उसमें कोस के केस में वो था 0 से π/2 के लिए अलग, π/2 से अलग था, लेकिन यहाँ इसमें 0 से 3 पाई बाई 4 के लिए अलग है। यहां से 0 से 3 पाई बाई 4 के लिए ये फॉर्मूला है, और फिर 3 पाई बाई 4 से अगर आगे पाई चला गया उसके लिए अगर सेम वे में जो डेरिवेशन हमने किया था उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। बस ये फॉर्मूला याद रखो और इसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करो और चुटकियों में सॉल्व करो, एग्जाम में आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, गारंटी के साथ कहता हूं कि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और अगर ये ट्रिक पता होगी तो आप इजीली देखो, कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए बस ये पता होना चाहिए आपको और आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है, 0 to 49 पाई बाई 6, 49 पाई बाई 6, 49 में 48 जो है वो 6 से डिवाइड होता है, 48 को 6 से डिवाइड करते हो तो क्या होता है 8, यानी ये जो है मेरे पास 49 पाई/6 है, इसको मैं 8 पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ, 8 पाई प्लस π/6। इस इंटीग्रल को सॉल्व करके मुझे वैल्यू लिखनी है तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा भैया। क्या होगा कि 8 पाई है, 8 है, पाई वाले के लिए क्या था 2√2, तो यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 2√2 प्लस π/6, π/6 जो है वो 3 पाई/4 से छोटा है, यानी ये वाला पार्ट आएगा, यानी +1 माइनस कोस π/6 प्लस कोस सॉरी प्लस साइन π/6, यानी 8 इंटू 2 16√2 +1 माइनस कोस 60 डिग्री सॉरी कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2। इसमें इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना उसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन में जो आंसर गिवन होगा उसको मैच करो और टिक करना, फ्री के नंबर है, इजीली आप कर सकते हो। नेक्स्ट, जैसे ये मोड साइन एक्स प्लस कोस एक्स था, अब मेरे पास है मोड साइन एक्स माइनस कोस एक्स। मैं यहाँ 0 से π/2 वाला सोल्व कर रहा हूँ, 0 to π, इसमें भी जो है लिमिट 0 to π ही बनेगी अगर हम फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो, लेकिन 0 से π के लिए वो सोल्व किया है, उसका आंसर 2√2 आया है। इसमें भी अगर मैं 0 से π के लिए सोल्व करता तो आंसर 2√2 आता। तो यहां मैं इसको जो पार्ट है पहले देखो साइन एक्स माइनस कोस एक्स, अगर मेरा साइन एक्स माइनस कोस एक्स है तो आप ग्राफ की शेप ऐसे, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला पार्ट है, तो यहां से जो π/4 है साइन एक्स माइनस कोस एक्स में एक्स की वैल्यू π/4 पुट करते हो, एक्स की वैल्यू π/4 पुट करते हो तो 0 आता है, एक्स की वैल्यू 5π/4 पुट करते हो तो 0 आता है, एक्स की वैल्यू 9π/4 पुट करोगे तो 0 आएगा। और यहां से यहां तक के लिए मुझे पता है ये ऐसे ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये जो पार्ट है ना क्यों बनेगा उसका भी क्या रीजन है कि ये जो साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसको मैं √2 टाइम्स साइन एक्स माइनस π/4 लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को √2, भाई वही पता ही है, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, 1/√2 को एक में साइन π/4 लिख दिया, एक में कोस π/4 लिख दिया, उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, तो माइनस π/4 से ये जो पार्ट है, यानी इससे ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर ऐसे ग्राफ जाता है। कोस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स में भी π/4 पे 0, 5π/4 पे 0, 9π/4 पे 0, लेकिन जब कोस एक्स माइनस साइन एक्स है, वैसे एक किस्म से देखो यहाँ साइन एक्स माइनस कोस एक्स था, यहाँ कोस एक्स माइनस साइन एक्स दिया, मतलब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब जो ये ऊपर नजर आ रहा है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे नजर आ रहा है वो ऊपर आ जाएगा। तो चाहे साइन एक्स माइनस कोस एक्स का ग्राफ है, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स का ग्राफ है। लेकिन जब मैं मोड साइन एक्स माइनस कोस एक्स की बात करूंगा तो जो ये नेगेटिव वाले पार्ट हैं ये भी मेरे ऊपर आ जाएंगे, यानी मेरा ये वाला ग्राफ बन जाएगा। मोड साइन एक्स माइनस कोस एक्स के लिए π/4 ये 0, नीचे जो था वो ऊपर बन गया ऐसे, तो यानी पाई जो पीरियड है मेरा, पाई पीरियड पे सिमेट्री है,
पाई पीरियड पे सिमेट्री है, और पाई पीरियड पे सिमेट्री है, इसका मतलब सिमेट्री पाई पे होने से मतलब जो मॉड साइन एक्स माइनस कोस एक्स फंक्शन उसका पीरियड पाई हो गया, पाई होने से वही इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू एन टी होता है, तो एन आउटसाइड इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू टी, वही वाला फॉर्मूला हमें बेनिफिशियरी होता है, और उसके अकॉर्डिंग, और इसमें भी वही, अगर ऐसे करते हैं कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स इजिकल टू 0, तो टेंजेंट एक्स इजिकल टू 1, यानी एक्स इजिकल टू पाई बाई 4, मतलब पाई बाई 4 से छोटा और पाई बाई 4 से बड़ा, पाई बाई 4 से छोटा लेते हैं तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, पाई बाई 4 से बड़ा लेते हैं पाई बाई 2 तक तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन वही वाली बात देखो, 0 से पाई के लिए साइन एक्स और कोस एक्स में पाई बाई 2 के लिए रिजल्ट 1 हो गया था, इसी वे में अगर यहाँ 0 से पाई बाई 2 है ना, जैसे मैं क्या कह रहा हूं 0 टू पाई मॉड साइन एक्स माइनस कोस एक्स डीएक्स, अगर आप सॉल्व करोगे तो वही आएगा जो हमारा लास्ट में आया था 2√2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स के लिए जो आया था। लेकिन अगर मैं 0 से पाई बाई 2 कहता हूं ना, तो वो इसका हाफ नहीं आया, इसका हाफ नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि अगर आप देखें 0 से पाई बाई 2 ये वाला पार्ट रहेगा, 0 से पाई बाई 2 इस क्वेश्चन में 0 से पाई बाई 2 में मेरा ये वाला एरिया बना, ये प्लस ये एरिया, मतलब 0 से पाई बाई 4 के लिए, 0 से पाई बाई 4 के लिए, और प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के लिए, उनको हम ऐड कर रहे हैं, तो 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से 0 से पाई बाई 2 और पाई बाई 2 से पाई के लिए सिमिट्री नहीं बन रही, तो इसलिए इसमें हम 0 से पाई बाई 2 वाले पार्ट के लिए हाफ नहीं कर रहे, उसके लिए अलग से, तो ये 0 से पाई बाई 4 फंक्शन प्लस पाई बाई 4 से पाई बाई 2 फंक्शन, यहां से यहां के लिए नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, यानी कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और पाई बाई 4 से पाई बाई 2 के लिए पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा, फिर वही कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स का माइनस कोस एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस कोस एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व कर सकते हो, बच्चों वाली बात है, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें भी हमें ट्रिकी फॉर्मूला बनाना चाहेंगे, बस वो फॉर्मूला याद रखना है, ये जो वैल्यूज हैं इसके लिए हमारा ये फॉर्मूला बनता है, बस ये वहां इस प्लस वाले में क्या था, 0 से 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 से पाई के लिए था, अब तो समझ ही गए क्योंकि कई बार हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। इस केस में 0 से पाई बाई 4 के लिए और पाई बाई 4 से पाई के लिए ब्रेक होगा, 0 से पाई बाई 4 के लिए ये, पाई बाई 4 से पाई के लिए ये वाला फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा, क्या है 45 पाई बाई 4 है, तो 45 पाई बाई 4 यानी 44 4 से डिवाइड होता है, यानी 11 पाई प्लस पाई बाई 4, तो इसके का जो आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहां तक का तो पता ही है क्या होगा, 11 इंटू 2√2 जैसे प्लस वाले साइन में था, प्लस पाई बाई 4, पाई बाई 4 यहां आ गया, दोनों में से वैसे किसी में पुट कर दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई बाई 4 इसमें पुट कर देते हैं, इसमें पुट करोगे तो क्या होगा cos पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 माइनस 1, यानी 22√2 cos पाई बाई 4 1/√2 प्लस 1/√2, 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2, 2/√2 मतलब √2 आ जाएगा, यानी प्लस √2 माइनस 1, यानी 23√2 माइनस 1, तो ये आंसर आ जाएगा, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 1 मॉड साइन 2 पाई एक्स डीएक्स, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसमें देखें हमें पता है साइन 2 पाई एक्स कहें, साइन 2 पाई एक्स, लेकिन इससे पहले एक बार ये नीचे वाली लाइन देखें कि अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो इसको मैं अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 पाई एक्स जो है वो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करता है, 0 और 2 पाई के बीच में 2 पाई एक्स लाइन बिटवीन 0 टू 2 पाई, और हमें पता है कि साइन एक्स का भी, साइन ए समझ लो, साइन ए का पीरियड क्या होता है 2 पाई, साइन ए जो फंक्शन होता है उसका पीरियड क्या होता है 2 पाई, तो उसी वे में साइन 2 पाई एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई के प्लेस में यहाँ क्या था, तो साइन 2 पाई एक्स का पीरियड क्या हो जाएगा 1, ध्यान दें साइन 2 पाई एक्स का पीरियड 1 है, यहां मेरे पास मोड साइन 2 पाई एक्स है, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा हाफ, जैसे साइन का पीरियड 2 पाई कहते हो तो मोड साइन एक्स का पीरियड कितना होता है हाफ पाई बाई 2, तो साइन 2 पाई एक्स का पीरियड 1 है, तो मॉड साइन 2 पाई एक्स का पीरियड कितना हो जाएगा 1/2, और अगर इसके लिए ग्राफ आप देखें, देखो ग्राफ में थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहां से जो ये पार्ट है ना, यहाँ 0 से 1 है, तो 0 से 1 में यहां से ये 0 से 1 में ये 2 बार जाता है, 0 से 1 में, यहां से 0 से हाफ प्लस हाफ से 1 में सेम होता है, क्योंकि इसका जो पीरियड है वो हाफ है मोड साइन पाई एक्स में,
तो ये इस वे में ग्राफ जाएगा, और ये इस वे में ग्राफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 0 से 1 है, 0 से 1 को मैं किस में ब्रेक कर सकता हूँ, 0 टू हाफ प्लस हाफ टू 1। क्यों? क्योंकि ये मोड का है, ये मोड साइन पाई टू एक्स का। अगर मैं केवल साइन पाई टू एक्स का कहता ना, साइन 2 पाई एक्स का अगर ग्राफ कहता, तो ये ऐसे, फिर ऐसे नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, ऐसे जाता। ब्लू लाइन से आज देख रहे हो, साइन 2 पाई एक्स का मतलब 0 से हाफ के लिए पॉजिटिव है, हाफ से 1 के लिए नेगेटिव है, हाफ से 1 के लिए नेगेटिव है। तो इसलिए हमने इसको 0 टू हाफ प्लस हाफ टू 1 में ब्रेक किया है, ताकि ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव होने के कारण माइनस साइन के साथ आ जाएगा। साइन 2 पाई एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ सेम यही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सॉल्व करोगे, मेरा इंटरेस्ट इस सॉल्यूशन में नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाउ टू सॉल्व। मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था कि भैया इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई, सीधा फॉर्मूला रटो और करो, लेकिन फॉर्मूला रटना नहीं है, समझना है। समझ के करोगे तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई गलती नहीं होगी, इजीली कर पाओगे। तो 0 से 1 में मेरी ये वैल्यू क्या है, 2 अपॉन पाई। देखो 0 से 1 है, तो 0 से हाफ कहता तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम होता। तो इसका मतलब 0 से हाफ अगर मैं कहता हूं, यानी इसको मैं 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 से हाफ लिख के सॉल्व करता, तो 2 इंटू वो वाला पार्ट आ जाता, इस पार्ट को 0 से 2 टाइम्स करके। और इसका मतलब मुझे इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू हाफ मोड साइन 2 पाई एक्स dx, इसकी वैल्यू भी पता चल गई 1 अपॉन पाई, या इस इंटीग्रल की जो वैल्यू है वो मुझे पता चल गई 2 अपॉन पाई होगी। यानी ये जो आंसर है ये क्या आएगा, 2 अपॉन पाई। तो मुझे मेरा इससे एक फॉर्मूला बन जाता है कि अगर मेरा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू n मोड साइन 2 पाई एक्स dx है, तो 0 टू n है ना, तो n को मैं क्या समझ सकता था, n इंटू 1। वैसे चाहता तो 2n इंटू हाफ भी समझ सकता था, क्योंकि हाफ पीरियड है, हाफ पीरियड तो 2n को भी बाहर ले सकता था, लेकिन n इंटू 2 बाई पाई, 2n बाई पाई, यानी डायरेक्ट अगर यहाँ मेरा n की वैल्यू 50 है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 50 कह दिया जाए, तो 50 इंटू 2 बाई पाई यानी 100 बाई पाई आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना इस फंक्शन का जो पीरियड है वो 1 नहीं है, हाफ है, हाफ के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हो। और यहाँ से हाफ की बजाय अगर मैं इसमें एक बात और बता दूं आपको, अगर मेरा 1/4 के लिए होता, तो 1/4 के लिए आप देख रहे हो ये और ये वाली पार्ट की सिमिट्री है, तो 1/4 के लिए ही है। अगर मुझे कह दिया जाता 0 टू 1/4 मॉड साइन 2 पाई एक्स dx, तो वो इसका हाफ यानी 1 अपॉन 2 पाई हो जाता। 1/4 के लिए कह दोगे, लेकिन 1/8 के लिए नहीं कह पाओगे, क्योंकि इस पार्ट और इस पार्ट में सिमिट्री नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, सिमिट्री थी 1/4 और 1/4 में, तो हम हाफ कर पाए। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में हाफ हाफ करते रहते हैं, हमेशा हाफ नहीं होता, कभी होता है कभी नहीं होता, उसका भी ध्यान रखना होता है। और लाइक तो बनता ही है। और आज इतना ही करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि आगे जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, और आपको पता चल जाए कि यस, नेक्स्ट जो वीडियो है वो अपलोड हो चुका है और उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। फोन करें उनको और बताएं कि भैया अच्छा लेक्चर है, देखें अच्छे से, इसको समझें, फायदा होगा। तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी मोटिवेट करें उनको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो जाते जाते सब्सक्राइब भी करें, और लाइक कर चुके होंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।